गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 सितंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, आप लोग जो ना पेपर को अवॉइड करते हैं ना, चाहे आप किसी भी मीडियम का हो, चाहे तमिल का हो, आप हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपको न्यूज़पेपर को साथ में लेकर चलना ही होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना, आपको हर स्टेज में हेल्प करेगा। चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किए जा रहे हैं ना कमीशन के द्वारा, वो बिना आप सेल्फ स्टडी किए हुए, बिना न्यूज़पेपर के थॉट को जाने हुए, कौन सा खबर न्यूज़ में ज़्यादा रहता है, इस पे ध्यान दिए बिना आपको एग्जाम में पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देखिए ना, अभी यूपी पीसीएस का आरओ एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यूज़पेपर के प्रश्न वहाँ से बनाए गए। फिर आप अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, वहाँ पर देख लीजिए। जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए ना, वो बिल्कुल जो आपकी न्यूज़पेपर का जो लैंग्वेज होता है ना, जो फैक्ट वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं ना, उसी फैक्ट को यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। क्लियर है? इसलिए हमें पेपर को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। और हमारे जो व्यूअर है, जो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट को मैं बारीकी से ध्यान रखता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा था बार-बार कि पूरा टॉपिक क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे? आपको बता दें, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, सारे को कवर किया जाता है। किसी दिन 15 टॉपिक रहते हैं, किसी दिन 10 टॉपिक रहते हैं, किसी दिन 7 टॉपिक रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पेपर को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर नहीं कर रहे, बिल्कुल कवर किया जा रहा है। और मुझे प्रिपेयर करने में इसको लगभग 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं। और आप लोग को ये सब चीज़ कितने मिनट में मिल जाता है? 15 से 20 मिनट में मिल जाता है। तो आपका समय कितना बच रहा है ना? चलिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। आपको मेंस में और आपको इंटरव्यू में, ठीक है? जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। मेंस में क्या क्वेश्चन करेगा? देखिए, अभी जो है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है, एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। उसमें पता है क्या बात किया गया है? कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे हमला होता है, तो ये सऊदी अरब पे भी माना जाएगा। अगर सऊदी अरब पे हमला होता है, तो ये पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। ये जो है ना समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ था। ये लोग जो है ना रणनीतिक पार्टनरशिप भी है और रक्षा को लेकर जो है ना यहाँ पे ये लोग बातचीत करते रहते हैं। तो उतना बड़ा कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन भारत के लिए है। क्योंकि भारत का एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, है ना? और आपने पहलगाम में ये घटना चीज़ देखा है, किस तरह जो है ना आतंकवाद को तैयार करके भारत के खिलाफ यूज़ करता है पाकिस्तान। ये पूरा दुनिया, पूरा भारत इसको जानता है, ठीक है? तो ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जाना या सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का समझौता करना, क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? यही मेंस में क्वेश्चन पूछेगा या इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे। जब आपने सब्जेक्ट में पॉलिटी रखा हो या इंटरनेशनल रिलेशन रखा हो, ये सब क्वेश्चन आपसे फ्रेम करेगा। या करंट की टॉपिक हो, है ना? या आपसे पूछेगा जो इंटरव्यू के बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, या आपने आज का न्यूज़पेपर या कुछ दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताइए आपको। ये सब चर्चा आप कर सकते हो वहाँ पे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्या भारत के लिए सच में ये चिंता का विषय है? तो हाँ, है, कंसर्न है। तो उसके बारे में आपको चर्चा करना होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको बता दें, भारत का जो संबंध है ना सऊदी अरब के साथ भी काफ़ी मजबूत है, ठीक है? और सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है ना सेकंड नंबर का, वो कौन है? वो भारत है। और सऊदी अरब भी भारत में इन्वेस्टमेंट करता है। डिफेंस के सेक्टर में हो गया, इकोनॉमी सेक्टर में हो गया, एनर्जी सेक्टर में हो गया। तो भारत और सऊदी अरब का संबंध भी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो देखिए, इसके 2 मायने हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलना, ये जो है ना, अभी आपने देखा कि ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है ना, ईरान और इज़राइल में। तो इससे जो है सऊदी अरब को भी खतरा है, कहीं इज़राइल इस पे भी हमला ना कर दे, इस कारण से जो है यहाँ पे इस तरह के समझौते किए गए हैं। और आपको बता दें, पाकिस्तान अगर बोलता है कि हम न्यूक्लियर पावर देंगे सऊदी अरब को, तो आपको बता दें पाकिस्तान में जो है ना आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे महँगाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है ना पाकिस्तान का जो है ना स्टेटमेंट देना कि हम सपोर्ट करेंगे, ये सब खोखलाबाज़ी है। तो भारत जो है ना इन तमाम जो है समझौतों पे बारीकी से नज़र रखा हुआ है, और भारत ने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ेगा तो राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक स्थिरता, तीनों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएँगे। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। यहाँ पर बात किया गया है वही चीज़, जो अभी हम लोग बात किए थे ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के,
तो इन्होंने कहा कि हम सारे संवेदनशीलता और पारस्परिक हित है उस पर नजर रखे हुए यहाँ पे सऊदी अरब को भी समझना चाहिए कि जो भारत और सऊदी अरब का जो रिलेशन है उसकी जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखें और जो संबंध है जो पारस्परिक संबंध उसको भी ध्यान में रखें। क्लियर है? तो भारत की तरफ से भी यहाँ पे जो है डायरेक्शन दे दिया गया है और वहाँ वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट होंगे सऊदी अरब का वो चीज़ को जान रहे होंगे कि भारत को प्रॉब्लम होगा और भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करेगा। ये हो गया। साथ में यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट हाँ, देखिए जैसे पाकिस्तान जो है ना सऊदी अरब का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक ये लोग कर लिया है, ये लोग का सहयोगी रहा है क्योंकि इज़राइल जो है ना उधर अरब कंट्री वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। जैसे ईरान पे हमला हुआ है, हमास पे हो रहा है, तो सऊदी अरब भी पे ही हो सकता है ऐसा इनको आशंका रहता है। क्लियर है? चलिए और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ खास हाँ, अभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात करें, तो भारत के सामने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कौन-कौन सा है? आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा। ये भी भारत के सामने काफ़ी आंतरिक चुनौतियाँ हैं और वैश्विक चुनौती है। तो आपसे बोलेगा 2-3 चुनौती के बारे में आप डिस्कस करें या बताएँ उनके बारे में। तो आप लोग को ये चीज़ बोलना होगा जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब के बीच में जो साझेदारी हुआ, ये भी भारत के लिए कंसर्न है। चाबहार पोर्ट अभी न्यूज़ में आ गया है क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जो भी चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है, जो कंट्री, तो उस पे हम पाबंदी लगाएँगे। तो हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ जो टेंशन चल रहा है, ये भी वैश्विक मुद्दे में आ जाएगा। क्लियर है? तो भारत सरकार ने यहाँ पे सारा जो है ना अपनी रिएक्शन को दर्ज करवाया है, अपना रुख बताया है कि इन मुद्दों पे हमारा क्या रुख होगा। तो आपको मेंस में और आपको और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़। अब बात करेंगे, उसको डिटेल हम लोग देखेंगे, किसको? तो अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो हुआ समझौता, उसको हम लोग डिटेलिंग करेंगे कि सच में भारत के लिए कंसर्न है या ऐसे ही बस भारत पे जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। क्लियर है? तो देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहाँ पे आर्थिक तंगी है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे महँगाई है और ऐसे में समझौता करना इसलिए कर रहा है ना, ताकि सऊदी अरब उसको इन्वेस्टमेंट दे, फाइनेंशियल असिस्ट करे। इसलिए पाकिस्तान जो है ना सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट वगैरह कर रहा है, समझौता वगैरह कर रहा है। सऊदी अरब इसलिए कर रहा है ताकि क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच में टेंशन चला अभी आपने देखा। इज़राइल हमास के बीच में चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में कहीं सऊदी अरब से कहीं टेंशन ना हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ यहाँ पे इस तरह के समझौते किए गए। दोनों का आपको एंगल बता दिए हैं, क्लियर है? तो भारत ने जो है ना हर मुद्दे पे नज़र बना के रखा हुआ है। यही चीज़ ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। मेंस में आपसे पूछेगा कि क्या सच में जो है भारत के लिए कंसर्न है? तो आपको जो मैंने 2 पॉइंट बताया ना, वो चीज़ को लिख के आना है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो जीएसटी में रिफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी टैरिफ के कारण 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिका, तो भारत का एक्सपोर्ट जो है ना घटा है। इसमें कोई शक नहीं है, घटा है। भारत का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी घटेगा, जो ट्रेड है वो भी घटेगा। लेकिन भारत बोला है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हम अपने किसान के साथ, हम अपने जो फिशरमैन हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका हित सर्वोपरि रहेगा। क्लियर है? क्योंकि अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है, क्योंकि देख लिया कि अगर हम भारत पे ज़्यादा दबाव देंगे, तो रसिया के साथ अपने संबंध को और मजबूत करेगा, अन्य देशों के साथ यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, चाइना के साथ अपना जो है यहाँ पे संबंध मजबूत करवाएगा। लेकिन अगर भारत को अगर खो देता है अमेरिका, तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है या आप देखोगे साउथ एशिया में अपना दबदबा बनाना है या अपना वर्चस्व बनाना है, तो अमेरिका को भारत चाहिए, ठीक है? और भारत को भी अपना जो है ना प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका ये चीज़ नहीं देगा भारत को, तो भारत अपना वैकल्पिक व्यवस्था जनरेट करेगा, अन्य देशों के साथ संबंध बनाएगा वो, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट में जो है ना खास करके यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया या जितने भी आपके कमीशन के एग्जाम होते हैं मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछता है। भारत का रुख क्या है? भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अपने सुझाव दें। तो पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। आइए जीएसटी पे बात करते हैं। तो जीएसटी में 0%, 5%, 12%, 18%, 28% का जो स्लैब था, उसमें संशोधन किया गया है। याद रखिएगा, अब जो है ना 12 और 28 को हटा दिया जा रहा है। क्लियर है? और 12 की जगह 5 आ जा रहा है और 28 की जगह 18 आ जा रहा है। और एक 42% का भी जो है ना जीएसटी
लागू है, जो कि विलासिता मतलब लग्जरी प्रोडक्ट पे होगा, और जो हमारे स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करता है, उन प्रोडक्ट पे 42% लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जीएसटी जो रिफ़ॉर्म हो रहा है, क्या उससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा या किन-किन सेक्टरों पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में जो संशोधन हुआ है, उसका किन सेक्टरों में प्रभाव होगा और ये भारत के लिए कितना सही होगा ये कदम? क्लियर है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी जो जीएसटी रिफ़ॉर्म हो रहे हैं, उसका लाभ जो है ना उपभोक्ता को मिलना चाहिए, और जितने भी कंसर्न अथॉरिटी है, सबको ऐड करना होगा कि हाँ, जो पहले जो एमआरपी था मान लीजिए ₹100, अब उसका दाम घट के ₹70 मान लीजिए हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना कंपनी को करना होगा, उनको ऐड करना होगा, उनको बताना होगा कंज्यूमर को कि पहले इसका प्राइस जो था ना ₹100 था, अब जीएसटी रिफ़ॉर्म के बाद ₹70 हो गया। क्योंकि अगर पॉलिसी बनाते हैं और उसको अगर सही से लागू नहीं करते हैं, तो पॉलिसी जो है ना बेकार हो जाता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पकड़ में नहीं आता है। वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। अब बात करेंगे हम लोग लोकतंत्र को लेकर, ठीक है? लोकतंत्र को लेकर आपको हम यहाँ पर बताते चलें, अभी जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें जो है ना इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? फिर पीटी में पूछ लेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? 4 स्टेटमेंट बना देंगे। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इसके प्रमुख का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? उस प्रक्रिया का चर्चा करें, और इलेक्शन कमीशन का आलोचनात्मक जो है ना विवरण प्रस्तुत करें, क्यों इसका क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जो इलेक्शन कमीशन है, उस पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे जो मत मत देने वाले लोग हैं, उनको नाम से हटाया जा रहा है, या वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है इस पे। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो निराधार है, वो आधारहीन है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें प्रूफ़ दें। सिर्फ़ हवाबाज़ी, राजनीति के लिए ये सब ना करें। क्लियर है? तो यहाँ पे पारदर्शिता को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर यहाँ पे प्रश्न उठ रहे हैं। आपसे जब पूछेगा क्रिटिसाइज़ करो इलेक्शन कमीशन का, यही 3 पॉइंट करना है, लिखना है आपको। क्लियर है? चलिए। और ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को आगे आकर प्रेस ब्रीफिंग करके, और इन प्रश्नों को जो आशंका है, जिससे जो प्रश्न उठ रहे हैं, वहाँ पे जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो आपसे सुझाव माँगेगा कि इसमें जो है ना आपका क्या सुझाव है, तो आपको यही सब सुझाव लिख के आना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। अभी देखिए, एशिया कप हुआ ना? तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया। क्लियर है? और भारत ने जीता। लेकिन भारत ने पाकिस्तान प्लेयर से हाथ मिलाने से मना कर दिया, या उसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इसको लेकर जो है ना अ, जो बीसीसीआई है उसका क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि वो नियम का उल्लंघन किया है, या भारतीय प्लेयर ने उल्लंघन किया। तो भारतीय प्लेयर ने साफ कह दिया है कि देश की भावना, राष्ट्रीयता हमारे लिए सर्वोपरि है, ना कि खेल की भावना। और जहाँ तक नियम की बात है ना, तो हाथ मिलाना, ये जेस्चर को शो करना, अगर जहाँ पे दिल मिलते हैं, जहाँ पे मन मिलता है ना, वहाँ पे हाथ मिलाए जाते हैं, और जहाँ पे दिल ही नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हाथ क्यों मिलाएँ? ऐसा जो है हमारे जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। क्लियर है? ये सब चीज़ को ध्यान में रखिए, इंटरव्यू का टॉपिक है इसलिए मैंने इसको ले लिया था। क्लियर? चलिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे जीएसटी। अभी जो जीएसटी में कटौती हो रहा है, अभी बाइक लेने जाइएगा तो आपको 10-15 हज़ार रुपया वहाँ पे कटौती होगा। आप ट्रैक्टर खरीदोगे उसमें भी लगभग 30-40 हज़ार का कम आपको देखने को मिलेगा, 60 हज़ार तक का भी कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन-सा मशीन आप खरीद रहे हो। तो काफ़ी अच्छा होगा इससे। इससे जो है ना, क्या प्रभाव होगा ना, उस पे चर्चा करना है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आम आदमी है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा होगा। जब पैसा होगा खर्च करने के लिए ना, जब उनके पास परचेज़िंग पावर होगा ना, तो इकोनॉमी धीरे-धीरे क्या करती है, बूस्ट करती है। आपको बताते चले यहाँ पे, तो जो जीएसटी रिफ़ॉर्म हो रहा है, उसका जो है ना एमएसएमई सेक्टर पे, परिवार पे जो टैक्स का बोझ है, वो कम होगा। जो एमएसएमई है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो मजबूत होगा। जो अर्थव्यवस्था है, उसका औपचारीकरण होगा। ये सब फ़ायदे होंगे, देखने को मिलेगा। ये चीज़ को याद रखिएगा, मेंस में आपसे पूछेगा कि जीएसटी का जो हाल में रिफ़ॉर्म हुआ, उससे किन-किन सेक्टरों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, तो आपको यही 3-4 मुद्दे को एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। और हाँ, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, लागू कब हुआ था? 2017 में हुआ था लागू, याद रखिएगा आप। और 279 ए में जो है ना,
जीएसटी काउंसिल के बारे में बात किया गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये क्वेश्चन तो यूनिवर्सल है, आपके हर एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्तराखंड पीसीएस जाके देख लीजिए, यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एपीएससी का जाके देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन भर भर के पूछा गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर, अभी एडीयू का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, माफ कीजिएगा, हाँ, अभी एडीयू का एग्जाम होना है, अभी बिहार का सीजीएल एग्जाम होना है, अभी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होना अक्टूबर में। ओके, ये सब टॉपिक है जना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत का हो गया 702 अरब डॉलर, क्लियर है। इसमें 4 मध्य शामिल होता है। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट, उसके बाद होता है गोल्ड, थर्ड होता है आईएमएफ के पास भारत का जो रिजर्व है वो, एंड फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में होता है एसडीआर। ये चारों क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ था एएसयू का, उसमें पूछ दिया कि एसडीआर में कौन सा नया करेंसी जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मुद्दा से पूछा जा रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे नेपाल क्राइसिस को लेकर। देखिए नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत का नेबर कंट्री है। भारत का जो संबंध है नेपाल के साथ काफी करीबी रहा है, यहाँ तक ये कहा जाता है ना, रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल को लेकर। लेकिन अभी का जो स्थिति बना है नेपाल में, और जो प्रमुख लोग चला रहे थे, तो कम्युनिस्ट विचारधारा से वो लोग क्या थे, प्रभावित थे, और कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर कभी कभी भारत के विरोधी जो है ना कदम उठाते थे। लेकिन समझना होगा कि आप भारत के साथ जो है ना दगाबाजी करके, या भारत के साथ अपने संबंध को खराब करके, जैसे मालदीव अभी भारत के साथ संबंध खराब किया था, श्रीलंका किया था, बांग्लादेश किया है, नेपाल भी कर रहा था, तो वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि भारत ये सब चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, खैर, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भारत के लिए नेपाल जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बफर कंट्री के रूप में काम करता है। ठीक है, क्योंकि भारत और चाइना के साथ जो है बाउंड्री शेयर हो रहा है, उसमें चाइना जो है ना बीच में लाई करता है बफर कंट्री के रूप में। और आपको बता दें, अभी जो नेपाल में जो क्राइसिस हुआ, उससे भारत के साथ साथ बिहार को भी इफेक्ट किया। अब बिहार का जो फेडरेशन है वाणिज्य वाला, तो जो बिहार का जो आप मैप देखोगे, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जिला है, वहां पे जो कस्टमर लोग है ना, वो नेपाली लोग हैं, नेपाल के वासी लोग हैं। तो वहां पे जब क्राइसिस हुआ ना, तो वहां का मार्केट ठप हो गया, और वहां के जो वेंडर लोग हैं, उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 से हम लोग उभर ही रहे थे कि नेपाल में क्राइसिस हो गया, जिससे हमारा मार्केट खराब हो गया। ठीक है, तो इस तरह की बातें वहां पर देखने को मिला। जब आपको इंटरव्यू में या मेंस में पूछेगा कि नेपाल क्राइसिस का प्रभाव बिहार में क्या पड़ा ना, तो ये सब चीज आपको जनसत्ता में दिखने को मिलेगा। इसलिए आपको बोलते हैं जनसत्ता न्यूज़पेपर जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। जो भी हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या रैंकर लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू जाके देखिए, वो लोग जनसत्ता के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। कि कम से कम एक मैगजीन को आप पकड़ के रखिए, एक न्यूज़पेपर को पकड़ के रखिए। यहाँ पे एक टर्म जो है ना, जैन जी, ये जो टर्म है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जैन जी जो शब्दों में रहा, जो सुर्खियों में रहा, किस चीज को संदर्भ करता है। तो जिनका जन्म 1997 के बाद और 2002 के बीच में हुआ, उस पॉपुलेशन को जैन जी के रूप में कहा जा रहा है। और नेपाल में जो विद्रोह हुआ ना, उनमें इनका भागीदारी काफी ज्यादा था, याद रखेंगे आप। अब देख लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश खुफिया, कुल मिलाकर यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पे रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो फरवरी 2022 से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पे जो है ना शांति स्थापना नहीं हो पाया है। तो डेट याद रखिएगा। और रसिया और यूक्रेन के बीच में जितने भी कंट्री सीमा साझा करते हैं, जितने भी ओशियन वगैरह हैं, गल्फ वगैरह हैं, सबको ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए कमला हैरिस है, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ना, तो जो बाइडेन थे उनके खिलाफ, उनके अपोजिशन में, और जो उपराष्ट्रपति अभी बने ना, उनके खिलाफ थे कमला हैरिस, याद रखिएगा। तो इनका एक बुक है 107 डेज, पूछेगा आपसे कि 107 डेज जो बुक है ना, किसके द्वारा लिखा गया, तो कमला हैरिस। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, जो कि हार गए थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। एक चीज आपको बता दें, वो चीज बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, या काफी कम ही लोग जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, जैसे बीजेपी है, उसका पार्टी का चिन्ह क्या है, कमल छाप है ना। उसी प्रकार जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वहां का पार्टी का सिंबल पता क्या है, हाथी। और कमला हैरिस है डेमोक्रेटिक पार्टी से, उनका जो सिंबल पता क्या है, गधा।
ये चीज को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सिंबल को लेकर। ये चीज आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, काफी परियोजना का शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पे जो लोथल है, पता है ना, लोथल काफी फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गुजरात में जगह है, हड़प्पा साइट है ये, और ये जो है ना डॉकयार्ड था यहाँ पे, मतलब यहाँ से व्यापार होते थे रोम तक। तो आपको बता दें यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर डेवलप किया जा रहा है लोथल में। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है वो अच्छा काम करेगा, अच्छे से बूस्ट करेगा, इसलिए तो लोग टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रिटेन से क्या लिए हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। जर्मनी से बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। ये सब चीज को याद रखिएगा। संविधान में जो अमेंडमेंट करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। आयरलैंड से हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन लिए हैं, याद रखेंगे आप। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सा कंट्री आता है, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और केनिया, इसको आप याद रखेंगे। ब्राजील किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखेंगे। आप नेपाल के साथ वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज सीमा साझा करता है, उसको याद रखेंगे। रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है ना फरवरी 2022 से, किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसराइल किन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखेंगे। और चौरा चौरी कांड जो है हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चंपारण मूवमेंट कहाँ हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, बारदोली कहाँ हुआ था, लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, वहां पे शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ को, और आपको पेपर पढ़ना ही होगा। जो लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट को अच्छे से जो है ना बारीकी से नजर रखा जाता है, देखा जाता है कि क्या वहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग को कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।